स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS403 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तमाम अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी कोई अपडेट अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे डेटाबेस सिस्टम प्रिंसिपल्स, और इसके साथ हमारे पास होगा सम एडिशनल एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, कॉस्ट इन्वॉल्व इन डेटाबेस सिस्टम, लेवल्स ऑफ डाटा एंड डेटाबेस यूज़र। ये कुछ पॉइंट थे जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे कि डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आप स्टार्टिंग से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स कलेक्टेड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। वो कह रहे हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट से लिया गया डाटा जो कि रॉ डाटा होता है, यानी रॉ फैक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो डाटा होता है। ठीक है, जो कि रॉ फैक्ट्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम डाटा कहते हैं। और जब उस डाटे को तरतीब दे दिया जाता है या फिर उस डाटा पर प्रोसेसिंग का अमल कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। सादा लफ्ज़ों में देखें तो डाटा जो है वो मीनिंगलेस होता है और इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती हैं मीनिंगफुल। जब हम डाटे अपने को मीनिंगफुल बना लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली इंफॉर्मेशन भी एक डाटा ही होता है, लेकिन वो एक मीनिंगफुल डाटा होता है, यानी जिससे हमें मकसद वाज़ह हो रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल आप लोग देख लें। एम्प्लॉय नेम एक डाटा है और उसकी एज जो है वो भी एक डाटा है और सैलरी जो है वो भी एक डाटा है। अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी? एम्प्लॉय का नेम मलक शरीफ है, ये एक इंफॉर्मेशन है। उसकी एज 23 ईयर्स है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। और उसकी सैलरी कितनी है? वो है 55,000। तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। तो इस तरह से जो हमारा फ़र्क है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा डाटा और इंफॉर्मेशन का। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटाबेस एप्लीकेशन। डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम, अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विच इज़ यूज टू परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा स्टोरेड इन डेटाबेस। तो फ्रेंड्स, डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं वो कुछ प्रोग्राम होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं डेटाबेस पर वर्क करने के लिए। यानी कि डेटाबेस पर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो डेटाबेस एप्लीकेशन के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो भी डेटाबेस आप बनाएंगे उसकी बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाई जाती है, जिसकी मदद से हम लोग जो है वो डाटे पर अपना वर्क करते हैं या अपने ऑपरेशन वगैरह उस पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसा कि MS वर्ड की फ़ाइल के लिए भी MS वर्ड की फ़ाइल की जो डेटाबेस एप्लीकेशन होती है वो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हुए अपनी MS फाइल को जो है उसका जो डाटा है वो चेंज और मैनेज करते हैं। MS एक्सेल भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल फाइल के लिए। तो MS एक्सेल की जो फाइल होगी हमारी, उसको हम कहाँ पर जाके जो है वो चेंज कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं, वो होती है MS वर्ड का सॉफ्टवेयर या MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर। तो ये डेटाबेस एप्लीकेशन होती हैं जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और उन पर कुछ जो होते हैं वो ऑपरेशन जो है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस एप्लीकेशन की आपको समझ आ गई। अब इससे अगला टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंपली ये होता है कि डाटा को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की भी एक डेटाबेस है, जिससे वो पूरे हमारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे LMS वगैरह को कंट्रोल करते हैं। ऑल थिंग यानी कि फीसेस वगैरह, एवरीथिंग, असाइनमेंट, क्विज, GDB रिज़ल्ट वगैरह।
और न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह, जहाँ तक कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वगैरह, वो सारा डेटाबेस के ही थ्रू जो है वो कंट्रोल होता है। तो इस डेटाबेस को चलाने के लिए भी तो कोई बंदा होना चाहिए ना, तो उसको जो चलाने वाले लोग होते हैं वो होती है मैनेजमेंट। तो ये कंप्लीट हमारा बन गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी दो चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डेटाबेस, यानी कि वो मैनेजमेंट जो हम डेटाबेस में करते हैं या डेटाबेस में जो पड़ा हुआ डाटा है उसको मैनेज करना, एक तो वो होगी मैनेजमेंट। अब एक और किस्म की मैनेजमेंट भी होती है डाटाबेस में, वो क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ यूज़र एसोसिएटेड विद द डाटाबेस। वो कह रहा है कि वो यूज़र जो कि हमारी डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको मैनेज करना भी मैनेजमेंट ऑफ डाटाबेस होता है। तो दो तरह से जो है वो डाटाबेस में डाटे को मैनेज किया जाता है। एक तो डाटाबेस में जो डाटा पड़ा है उसको मैनेज किया जाता है, जबकि डाटाबेस में जो यूज़र एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि अपनी डेटाबेस में जो हमने यूज़र रखे होते हैं उनको मैनेज भी किया जाता है। तो दो तरीक़ों से हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डाटाबेस की तो हमें समझ आ गई कि उसमें डाटा बड़ा होता है, उसमें यूज़र कहाँ से आ गए। तो फ्रेंड, जैसा कि एक डाटाबेस होती है, इसकी एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी की डाटाबेस की ले लेते हैं। तो उसके 3 यूज़र हैं, यानी कि लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है और एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। ये तीनों क्या हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डाटाबेस के जो हैं वो यूज़र हैं। तो डाटाबेस इन यूज़र को भी मैनेज करती है, यानी कि वो डाटाबेस की तरफ से इनको एक्सेस दी जाती है कि वो डाटाबेस में से डाटा हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस सिस्टम, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ लिए थे और इसमें कुछ एडवांस एडवांटेजेस बताए गए हैं, यानी कि ये भी उन्हीं के रिलेटेड हैं, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। डाटा कंसिस्टेंसी, अगर बेटर डाटा सिक्योरिटी है इसमें, और फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन है, और इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, और इससे आगे है बेटर कॉन्करेंसी कंट्रोल, बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। तो डाटा कंसिस्टेंसी में हम पढ़ते हैं, इसमें क्या है, डाटा कंसिस्टेंसी मीन दैट द चेंज मेड ऑफ डिफरेंट ऑकरेंस ऑफ डाटा शुड बी। तो वो कह रहे हैं कि डाटा कंसिस्टेंसी मीन होता है कि हमारा जो डाटा है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस के साथ जो है वो तरतीब के साथ जो हम यूज़ करें उसको, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो ईमेल की आईडीज़ होती हैं, यानी कि जो हमें वीयू प्रोवाइड करता है, वो भी एक तरतीब के साथ हमें दी जाती हैं। तो वो डाटाबेस की तरफ से मैनेज की गई होती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि नंबरिंग हर स्टूडेंट की लागू होगी, लेकिन बस एक एक नंबर चेंज होता जाता है। जैसे स्टूडेंट ऐड होते जाएंगे वैसे हमारे नंबर आईडी का इंक्रीज़ होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरी अपनी आईडी है वीयू की BC200 202088। अगर कोई न्यू स्टूडेंट होगा मुझसे आगे होगा, यानी कि मेरे बाद जो रजिस्टर हुआ होगा उसकी आईडी होगी BC200 202089। तो इसमें वो कह रहे हैं कि डाटा कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि डाटाबेस में, ताकि जो है वो डाटा अच्छे से मैनेज किया जाए, उसमें कोई इनकरेक्ट रिजल्ट वगैरह ना आए, उसमें लॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो। अगर तरतीब से डाटा रखा जाएगा तो आपको भी पता होगा कि डाटा को कंट्रोल करना और मेंटेन करना आसान होगा। उसमें जो है वो गलती के चांस बहुत कम होते हैं और उसमें हमारा डाटा जो है वो लूज़ भी नहीं होता। इससे अगला हम देखते हैं कि उसमें वो क्या बता रहा है। अगले टॉपिक में वो बता रहा है बेटर डाटा सिक्योरिटी। तो DBMS जो है वो हमें बेटर डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम असेस डाटा थ्रू DBMS, सो DBMS कैन बी वेरी एफिशिएंटली। वो कह रहा है कि जो तमाम एप्लीकेशंस होती हैं वो कहाँ से डाटा असेस करती हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डाटे को, ठीक है, ताकि उनका जो डाटा है वो बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल हो, यानी कि उनका डाटा जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। उसको डाटा को सिक्योरिटी को मेंटेन करना जो होता है वो होता है DBMS का वर्क होता है। ये भी इसका एक एडवांटेजेस है कि अगर हम DBMS यूज़ करेंगे, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे, तो हमारा जो डाटा है वो सिक्योर होगा। आगे है फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
तो फ्रेंड्स इसको ज़रा समझें, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है। देखें, अगर आप लोगों के पास DBMS है और आप लोगों के पास डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है तो आप इजीली एक एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स आप लोगों के पास डाटा अगर DBMS प्रोवाइड नहीं है बल्कि आप ओल्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू एप्लीकेशन बनाते हैं, आपके पास डाटा मुख्तलिफ जगह पे पड़ा हुआ है, तो आपके लिए एप्लीकेशन बनाना बहुत मुश्किल होगी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपका एक कॉलेज है और उसमें क्लासेस हैं, 8 क्लासेस हैं और 8 क्लासेस का डाटा अगर स्टूडेंट का एक जगह पड़ा होगा, एक DBMS बनाई होगी आपने यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें सारे ही स्टूडेंट जो हैं 8 क्लासेस के उनका डाटा पड़ा होगा, तो आप उन स्टूडेंट के रिलेटेड अगर एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे तो वो आसानी से बना पाएंगे क्योंकि आपके पास DBMS है यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बरक्स अगर आप लोगों के पास DBMS नहीं होता और आपके पास अलग अलग क्लास का डाटा पड़ा होगा तो उसमें से एप्लीकेशन बनाना मुश्किल होगी, यानी कि बन तो जाती है लेकिन टाइम लगता है। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसको हम नहीं कहेंगे। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट तभी होगी जब हमारा डाटा एक जगह पर पड़ा होगा और हमें आसानी से एक्सेस हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, डाटाबेस एंड डाटाबेस सिस्टम आर डिज़ाइन टू शेयर डाटा स्टोरेज इन वन लोकेशन फॉर मैनी डिफरेंट पर्पज़। तो इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत आसान है। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको ये एग्जांपल इजीली समझ आ जाएगी। देखो फ्रेंड्स, आप लोग मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ सिटी से या फिर ऐसा भी कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग जो हैं वो VULMS यूज़ करते हैं। आप लोगों को एक आईडी दी जाती है, उसका पासवर्ड दिया जाता है और आप किसी भी जगह से, किसी भी लोकेशन से बैठकर अपना जो VULMS नेट को यूज़ करते हुए ओपन कर लेते हैं। लेकिन उसकी DB जो होती है यानी कि डाटाबेस जो होती है वो जस्ट VULMS के पास पड़ी होती है, वो एक ही लोकेशन पे पड़ी होती है। लेकिन लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगह से अपनी आईडीज़ और पासवर्ड को यूज़ करते हुए उसकी डाटाबेस को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अपना VULMS जो है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये डाटाबेस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि डाटाबेस बेशक एक जगह पे पड़ा हुआ है, यानी एक लोकेशन पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास पड़ा हुआ है, लेकिन कंट्री में से या आउट ऑफ कंट्री किसी भी लोकेशन में से आप लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डाटाबेस को यानी कि VULMS को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको VU जो है वो आईडी की सूरत में देता है, यानी आपको एक पासवर्ड दिया जाता है और उसका आईडी नंबर होता है जिसको यूज़ करते हुए आप VULMS को यूज़ कर पाते हैं मुख्तलिफ लोकेशन से, यानी कहीं से भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे से एक टॉपिक है बेटर कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी मीन द एक्सेस ऑफ डाटाबेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉइंट। तो इसमें फ्रेंड्स वो बता रहा है कि कंकरेंसी मीन होता है कि एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों का डाटा जो है वो यूज़ करना, इकट्ठे यूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे है आप लोग, डाटा पड़ा हुआ है आपका एक डाटाबेस में और उस डाटाबेस को 2-3 लोग एक ही वक्त में यूज़ करना चाहते हैं, तो डाटाबेस ये सहूलत प्रोवाइड करती है कि आप एक वक्त में डाटाबेस में से डाटा 2-3 लोग इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डाटाबेस है, अगर एक ही वक्त में वहाँ कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे या फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट उसमें से डाटा लेना चाहे या फिर लाइब्रेरी डिपार्टमेंट डाटा लेना चाहे, तो DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सहूलत फराहम करता है कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा लोग जो है वो डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। और डाटाबेस को यूज़ करने का वो कह रहे हैं कि इसमें ये होता है, जैसा कि इसकी एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूँ कि आप लोगों का बैंक अकाउंट एक बैंक में बना होता है और उसका डाटा जो है आपका वो मरकज़ी बैंक के पास होता है जो कि तमाम वर्ल्ड वाइड बैंक के साथ कनेक्टेड होता है। जब भी आप अपना एक बैंक अकाउंट बनाते हैं और उसका आपको ATM कार्ड भी मिलता है और आपका जो ATM कार्ड है वो तमाम वर्ल्ड वाइड बैंक के साथ कनेक्टेड होता है, जैसा कि मास्टर कार्ड या फिर पेपल कार्ड को आप किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आपने अकाउंट बनाया होगा बैंक में तो आपका डाटा जो है वो मर्कज़ी बैंक के पास भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से
आपका डाटा डेटाबेस में चला जाता है और तमाम एटीएम मशीन डेटाबेस में से डाटा को चेक करके आपका एटीएम एक्सेप्ट करती हैं। तो कहने की बात सिंपल यही है कि आप कहीं से भी अपना डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस ये आपको सहूलत फराहम करता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा लोग भी पूरे कंट्री में से यानी कि डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सभी लोगों का बैंक का जो डाटा है वो एक डेटाबेस में पड़ा होता है। एक वक्त में पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एटीएम मशीन यूज़ कर रहे होते हैं और अपने पैसे निकलवा रहे होते हैं। तो ये सारी सहूलत किससे मिलती है हमें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी कि जहाँ पर हमारा डाटा पड़ा होता है एक जगह पर, उसी लोकेशन से हमारा डाटा जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। फ्रेंड्स, इससे आगे हमारा टॉपिक है बेटर बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी। तो डेटाबेस जो है वो हमें बेटर बैकअप और रिकवरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक अगर आप लोगों से डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है या लॉस हो जाता है तो आप लोग अपना डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे DBMS आपको सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप लोग अपना जो है वो बैकअप भी ले सकते हैं डाटा के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो बेसिकली लोगों को मैसेज आता रहता है कि आप जो हैं वो बैकअप ले लें अगर लेना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप का। तो अगर हम लोग डेली बेसिस पे व्हाट्सएप का जो है वो बैकअप लें तो हमारा बैकअप जो है वो व्हाट्सएप के पास सेव हो जाएगा। हम जब भी अपना अकाउंट दोबारा चेंज करेंगे तो हम उस बैकअप की मदद से जो है वो अपना डाटा हासिल कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल आपको मैं कंप्यूटर से भी दे सकता हूं कि देखें, अगर आप अपना कंप्यूटर यानी कि PC यूज़ कर रहे हैं और आपसे बाय मिस्टेक कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती बल्कि वो आपके रिसाइकल बिन में चली जाती है। वो रिसाइकल बिन की जो सहूलत है वो विंडो की जो डाटाबेस है वो आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि विंडो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है रिकवरी फैसिलिटी की, यानी कि डाटा को आप रिकवर कर सकते हैं। अब रिसाइकल बिन में जाके आप अपनी फ़ाइल जो है वो रिकवर भी कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो डाटाबेस की मदद से ही होता है, यानी डाटाबेस की हेल्प से ही हम अपना डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे है कॉस्ट इन्वॉल्व। Enjoying all the benefits of database system do have some additional cost on any organization which is going to adopt a database environment। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी डेटाबेस को जो है वो अचीव करने जा रही है यानी कि अडॉप्ट करने जा रही है तो उसमें उसको कुछ कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही आप डाटाबेस बनाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को मुलाजिम वगैरह भी रखना पड़ेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इस सारे प्रोसीजर के लिए कास्ट तो आपको अप्लाई होगी ही, क्योंकि बिना कास्ट के आप लोगों को कोई भी सहूलत डेटाबेस से नहीं मिलेगी। डेटाबेस बेसिकली बनाना ये होता है कि एक प्रोसीजर बनाया जाता है जहाँ पर आपका डाटा जो है वो एक जगह पड़ा होगा और वहाँ पर आपकी एक जो है वो मैनेजमेंट होगी जो आपके डाटा को मैनेज कर रही होगी। तो इस सारे प्रोसीजर के लिए कास्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। जितना आप बेटर सिक्योरिटी करेंगे, जितना आप बेटर जो है वो अपना डाटा सिक्योर करेंगे, वो सारी कॉस्ट जो होगी वो आपको लागू होगी। जितने ज़्यादा आप फीचर्स उसमें डालेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट एक्सटेंड होती जाएगी। तो इसमें हाई कॉस्ट भी आ जाती है क्योंकि जितने ज़्यादा आप जो है उसमें खसूसियात अडॉप्ट करेंगे, जैसा कि डाटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर करेंगे तो आपको सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा जो है वो चीज़ें एप्लीकेशन बनाना पड़ेंगी। तो इन सारे प्रोसीजर को हैंडल करने के लिए आपको कॉस्ट अप्लाई होगी। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में वो बता रहे हैं कि अगर आपने अपनी जो डेटाबेस है उसको एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करना है तो इसमें आपको कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो अप्लाई होगी। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइड टू अडॉप्ट डेटाबेस सिस्टम फॉर इट्स ऑपरेशन, इट इज़ नॉट ओनली द फाइनेंस एंड टेक्निकल मैन पावर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्विचिंग ऑन टू डेटाबेस सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हमें कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई होती है। तो जैसे आप लोग अपनी डेटाबेस को कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको भी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो अप्लाई होगी।
default recovery procedure. Although the database system and database management system provide very efficient way to data recovery. वो कह रहे हैं कि आप अब ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो डेटाबेस है वो आप लोगों को रिकवरी प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड करती है. In case of any disaster, still the process of recovering and crash database is very much technical and neat. तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों की कोई फ़ाइल क्रैश हो जाती है तो इस तरह की फ़ाइल्स को रिकवर करने के लिए जो है वो रिकवरी सिस्टम काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी बेसिस पे होता है. अगर आपका डाटा जो है वो वायरस पर हो मुश्तमल हो, यानी उसमें कोई वायरस इंक्लूड हो गया हो, या फिर आपका डाटा कोई चोरी कर रहा हो, इसी दौरान वो क्रैश हो जाए, तो इस तरह का जो डाटा है उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है वो कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट रिकवरी प्रोसीजर होते हैं. यानी कि इस तरह के डाटा को रिकवर करना इतना इजी नहीं होता. रिकवर हो जाता है, लेकिन डाटाबेस इस तरह के डाटा को रिकवर करने के लिए डिफ़िकल्ट रिकवरी प्रोसीजर प्रोवाइड करती है. जैसा कि मुख्तलिफ मोबाइल हैं, जैसा कि सैमसंग है, इसका जो डाटा रिकवर है वो इजीली हो जाता है. आप अपना मोबाइल रीसेट कर लेंगे अगर आप पासवर्ड वगैरह या फिर अपना पैटर्न लॉक भूल चुके हैं. लेकिन इसके बरक्स अगर आईफोन को यूज़ किया जाए और उसका आप पैटर्न लॉक भूल जाते हैं तो इस तरह आईफोन का जो है वो रीसेट करना मुश्किल होता है. मुकम्मल उसका सॉफ्टवेयर करवाना पड़ता है, या फिर कंपनी की तरफ से ही उसको आईफोन को दोबारा से रिकवर किया जाता है. तो ये डेटाबेस मुख्तलिफ तरह की होती हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जितनी आप फीचर्स रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको कॉस्ट आएगी और उतनी अच्छी आपकी डेटाबेस होगी. फ्रेंड, इससे आगे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ डाटा. तो लेवल्स ऑफ डाटा में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रियल वर्ल्ड डाटा. रियल वर्ल्ड डाटा क्या होता है? ये एक रियल वर्ल्ड डाटा, यानी कि आपके पास कोई भी स्टूडेंट है तो ये एक रियल वर्ल्ड डाटा है. लेकिन इससे आगे मेटा डाटा होता है, जो कि उस डाटे से आगे का डाटा होता है, वो हमारा कहलाता है मेटा डाटा. ठीक है, डोटा नहीं है, आई थिंक डाटा है मेटा डाटा, सॉरी. तो एग्जिस्टेंट ऑफ डाटा, ये तीन चीज़ें हैं इसमें: मेटा डाटा, एग्जिस्टेंट ऑफ डाटा एंड रियल वर्ल्ड डाटा. रियल वर्ल्ड डाटा क्या है? आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास कॉलेजेस हैं, आपके पास स्कूल्स हैं. ये सारा जो है वो एक जस्ट रियल वर्ल्ड डाटा होता है. लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यानी एक स्टूडेंट किस क्लास में पढ़ता है, उसकी एज क्या है, और उसका जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका रिज़ल्ट वगैरह यानी कि क्या है, वो सारा सीन जो होता है वो मेटा डाटा में आता है. यानी उसकी टाइप्स, डाटा टाइप्स. अब स्टूडेंट की एज तो पता चल गई कि उसकी एज इतनी है. अब उसकी एज की डाटा टाइप क्या होती है, वो हमारे होते हैं मेटा डाटा. यानी कि अब एज का डाटा जो है वो इंट डाटा टाइप में होता है, तो वो इंट क्या हुआ, वो इसका मेटा डाटा होगा. यानी कि मेटा डाटा मतलब ये होती है कि हमारे पास जो डाटा मौजूद है उसकी जो डाटा टाइप होगी उसको हम कहेंगे मेटा डाटा. नीचे एग्जांपल दी हुई है एज, और उसके आगे नेम. इसमें क्या है, नेम जो होगा वो करैक्टर टाइप होगी. ये करैक्टर टाइप नेम की क्या होती है, मेटा डाटा होती है. इससे आगे देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा. एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा लेवल्स शो द एक्चुअल डाटा रिगार्डिंग द एंटिटीज एंड रियल वर्ल्ड लेवल्स. तो एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा जो होता है हमारे डाटे के रिलेटेड एक्चुअल जो डाटा होता है वो हमें शो करवाता है. इससे अगला हमारा टॉपिक है यूज़र्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम. तो यूज़र ऑफ डेटाबेस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड यूज़र. और एंड यूज़र भी दो तरह के होते हैं, नैब और स्पेसिफिकेटेड. तो स्पेसिफिकेटेड में हम पढ़ेंगे और नेव भी पढ़ेंगे, एंड यूज़र भी देखेंगे. तो देखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं. दिस इज़ कैटेगरी ऑफ डेटाबेस यूज़र कंटेन दोज पीपल हु क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं? सिंपली आप लोगों को समझ आएंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वो प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि डेटाबेस के लिए एप्लीकेशंस बनाते हैं. एप्लीकेशन बनाने वाले बंदे को ही हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं, जिसको एप्लीकेशन बनाने का मुकम्मल नॉलेज होता है, उसके पास कंप्लीट स्किल होती है, उसको कहेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामर. तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होता है वो यूज़र ऑफ डेटाबेस सिस्टम होता है, क्योंकि वो डेटाबेस को यूज़ कर सकता है.
जो कि डेटाबेस के लिए एप्लीकेशन बनाता है वो अपने डेटाबेस को भी यूज़ करेगा, क्योंकि उसने तमाम फैसिलिटीज़ डेटाबेस के हिसाब से उसको डेटाबेस को देखते हुए ही एप्लीकेशन बनानी है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी जो है वो यूज़र ऑफ डेटाबेस होता है। अब सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, एंड यूज़र की तरफ। तो फ्रेंड्स, एंड यूज़र में क्या होता है? एंड यूज़र जो है वो सिंपली जो होते हैं उनको स्किल नहीं हासिल होती, कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर नहीं होते वो जस्ट एक यूज़र होते हैं, सिंपल यूज़र्स होते हैं जिनके पास स्किल नहीं होती एप्लीकेशन बनाने की। वो जस्ट जो है एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप लोग एंड यूज़र हैं, ना कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वही हैं जो कि एप्लीकेशन को बनाते हैं, लेकिन वो भी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। आप लोग भी फेसबुक और व्हाट्सएप की डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो एंड यूज़र हैं। जस्ट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अपने मतलब का काम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, लेकिन आप लोगों ने एप्लीकेशन बनाई नहीं है। आपको स्किल नहीं पता कि किस तरह से ये फेसबुक बनी है या फिर व्हाट्सएप वगैरह बना है। तो एंड यूज़र में भी दो तरह के यूज़र होते हैं, नेटिव यूज़र और स्पेसिफिकेटेड यूज़र होते हैं। नेटिव यूज़र रहते हैं जिनको थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन हासिल होती है, और स्पेसिफिकेटेड यूज़र्स होते हैं जिनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड। जैसा कि व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना होता है, उसमें एक एडमिन होता है, वो अपने साथ सब एडमिन्स को ऐड कर लेता है। जैसा कि फेसबुक पेज होता है, उसमें पहले तो एडमिन होता है, फिर मेडिटेटर होते हैं, और उसमें फिर सब एडमिन्स भी होते हैं। तो ये सारे नेव यूज़र होते हैं, और स्पेसिफिकेटेड यूज़र वो होते हैं सब एडमिन्स जो होते हैं। तो इनको थोड़े थोड़े राइट्स वगैरह दिए जाते हैं एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये 2-4 टॉपिक्स जो हैं कवर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोगों में से अगर कोई फर्स्ट लेक्चर देखना चाहता है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आने वाले लेक्चर्स का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।